नमस्कार। आज के हम इस विषय में भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र की बात करते हैं और उसमें हम भूगोल के चिर संवत्सर काल की बात करेंगे, जिसमें हम जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के जीवन परिचय के साथ साथ भूगोल चिंतन के उनके योगदान को भी हम याद करते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर इनको भी भौगोलिक चिंतन के भीष्म पितामह की उपाधि से नवाजा जाता है तो भी यह चीज़ एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति के साथ साथ हम उनकी जीवनी की बात करते हैं तो एक शाही परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने प्रकृति को बहुत नज़दीक से अध्ययन किया और प्राकृतिक परिवेशों का उन्होंने अपने अध्ययन में प्रथम स्थान दिया। अगर हम बात करते हैं कि वो 18 वर्ष तक उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर ही संपन्न हुआ था, क्योंकि वो शाही परिवार से थे और उनकी माताजी नहीं चाहती थी कि वो स्कूल में जाके पढ़ें, इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर को अपने घर पर बुलाया और वो घर आकर ही इनको पढ़ाता था। इसके बाद वो 18 साल के बाद पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में गए और यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी और फ्राइबर्ग में इनकी मुलाकात भूवैज्ञानिक वर्नर के साथ हुई थी, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, और यहाँ पर उन्होंने राइनलैंड का शोध पत्र लिखा। साथ ही साथ 1791 में वो उनकी फर्स्ट जो पोस्टिंग हुई थी वो खनन विभाग में या माइन डिपार्टमेंट में हुई थी, और यहाँ पर माइन डिपार्टमेंट में हुई थी और यहाँ पर इन्होंने गोत्थे व शुलूटर के साथ मिलकर अपने पद का लाभ उठाते हुए दक्षिण जर्मनी की विशेष यात्रा करी थी। परंतु 1797 में उनकी माँ की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात वे राज की सेवा से रिज़ाइन करके अपनी यात्रा हेतु राज की सेवा से स्पेन आ गए और स्पेन से विश्व की यात्राओं का उनका मन था। उन्होंने अपनी शाही अनुमति मिली। उन्होंने 4 जून 1797 को अपनी प्रसिद्ध दक्षिणी अमेरिका की यात्रा प्रारंभ की। यहाँ दक्षिणी अमेरिका की यात्रा प्रारंभ करते वक्त उन्होंने वेनेजुएला से इसको शुरू किया और ओरोनिको नदी के ऊपरी घाटी तक, या हम कह सकते हैं उसके उद्गम तक पहुँच गए। उसी समय दुनिया के सर्वोच्च शिखर चिम्बोरजो की विजय यात्रा प्राप्त करी थी और इतनी दूरी तक उन्होंने यात्राएं करी कि वो अंत में उनके मांसपेशियों में तनाव आ गया और वो लंगड़ा कर चलने लगे। परंतु किसी भी बहादुर सिपाही से उनकी तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन बहादुर सिपाहियों से भी वो बहुत अधिक बहादुर थे। साथ ही साथ क्यूबा, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका भी गए और लौटते समय वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए और 1804 में राष्ट्रपति जेफरसन से उनकी भेंट हुई। ये इसके बाद की बात अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 30 वर्ष तक जर्मनी के बाहर रहने के पश्चात रिक्टर के विशेष प्रयास एवं पर्शिया के शासक के नियंत्रण पर 1827 में पुनः जर्मनी लौट आए और यहाँ इनकी नियुक्ति राजा के सलाहकार के रूप में हुई थी। यह पद मंत्री स्तर का था और हम्बोल्ट ने अपने जीवन के अंतिम 32 वर्ष यहाँ बिताए। यहाँ पर वह रिक्टर के भी संपर्क में आया। 60 वर्ष की आयु में 1829 में रूस सरकार के विशेष आमंत्रण पर उन्हें यूराल, पश्चिमी साइबेरिया एवं अल्टाई पर्वतीय प्रदेशों तक की खनिज संपदा की खोज करी और यहाँ पर ही रह के उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी, जिसको कि बाइबल ऑफ द ज्योग्राफी कहा जाता है या बाइबल ऑफ द ज्योग्राफिकल थॉट्स के रूप में हम कह सकते हैं, वो किताब थी उनकी कॉस्मॉस में उन्होंने अपने विशेष ग्रंथ था जिसमें कि उन्होंने विश्व के सभी पक्षों को लेते हुए, चाहे वो भौतिक पक्ष हों, चाहे भौगोलिक पक्ष हों, चाहे सामाजिक पक्ष हों, उनको उन्होंने अपना प्रभाव दिया। पर उनकी मतलब हार्ड लक हम ये कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु के 2 दिन पूर्व ही उनका अंतिम वह 5वां खंड पूरा हुआ था और जब उनकी 1859 में डेथ हुई थी तो सारे जर्मनी में राजकीय शोक मनाया गया और स्वयं जर्मनी के राजकुमार रीगेंट ने उनको विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ऐसा इनका एक संपूर्ण जीवन हमारे सामने देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उन्होंने रचनाएं बहुत लिखी थी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं भूविज्ञान, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ऋतु विज्ञान, साम्राज्य एवं राजनीतिक भूगोल आदि विषयों पर उन्होंने बहुत अधिक लिखा
और एक ही शब्द है उनके लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी। और यहाँ पर उन्होंने स्वयं के अनुभवों से, देखिए जब आदमी स्वयं फील्ड में जाता है और फील्ड में अपने अनुभवों को लेता है, उन अनुभवों के आधार पर ही उन्होंने अपनी बातें करी। उनको हेरोडोटस की भांति महायात्री एवं अरस्तुति की भांति विलक्षण प्रतिभा का विद्वान कहा जाता है। अपने ज्ञान पिपासा तृप्त करने में अपने परिवार के अधिकांश धन एवं स्वयं के तन एवं सुखों का उन्होंने बलिदान किया था और जर्मनी के वे भारतेंदु कहलाए थे। उनकी मुख्य जो किताबें थी वो थी राइनलैंड बेसाल्ट, प्रकृति दिग्दर्शन, दोनों गोलार्धों की चट्टानों की विशिष्ट स्थिति, और अंत में दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज, मैक्सिको एवं क्यूबा के प्रादेशिक वर्णन, और साथ ही साथ कॉस्मोस उनके भूगोल की एक मुख्य देन थी। भूगोल की देन में उन्होंने जो भूगोल की परिभाषा लिखी थी वो लिखी थी कि वो व्यवस्थित सिस्टमैटिक ज्योग्राफर थे, और सिस्टमैटिक ज्योग्राफर होने के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि हमबोल्ट ने भूगोल के अन्य विद्वानों के संदर्भ में तुलनात्मक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर, ऑल अदर सिस्टमैटिक साइंसेज वेदर नेचुरल और बायोटिक आर कंसर्न विद अर्थ्स फिनोमिनाज, स्टडीज़ आर फॉर्म कंस्टिट्यूशन। तो इस तरीके से उन्होंने भूगोल की परिभाषा दी थी, व्यवस्थित भूगोलवेत्ता थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कॉस्मोग्राफी के अंतर्गत ब्रह्मांड दर्शन और भौतिक भूगोल, दो ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ब्रह्मांड दर्शन के अंतर्गत सौरमंडल एवं ग्रहों का सभी ज्ञात पहलुओं का वर्णन किया गया। भौतिक भूगोल में उन्होंने भूतल से संबंधित पदार्थों का वर्णन किया तथा भौतिक भूगोल को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इसकी स्टडीज़ के विषय में बताया। भूगोल का प्रमुख उद्देश्य उसके अनुसार किसी क्षेत्र के वृहद रूपी विविधताओं एकताओं को स्वीकार करना है। एक उनकी कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। प्रकृति को उन्होंने एज अ होल लिया, एक इकाई के रूप में लिया और एकता की विचारधारा प्रस्तुत करी। हीगल एवं गोथे की भांति ही हमबोल्ट ने भी अपने कॉस्मोस ग्रंथ में प्रकृति के तत्वों की अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करते हुए पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक होल की उन्होंने बात करी थी और सर्वत्र प्रकृति की समूलता का प्रतिबंध व्याप्त है, ये बात कही थी। जैविक एवं अजैविक घटनाओं के संबंध में उन्होंने कहा था कि मेरी दृष्टि दृढ़ता से शक्तियों की अंतःक्रियाओं के मध्य स्थिर है, जहाँ जैविक और अजैविक वनस्पति संसार के समरूपी एकता को देखती है। भौतिक भूगोल के साथ साथ उन्होंने ज्वालामुखी क्रियाओं के विषय में भी कहा, और ज्वालामुखी क्रियाओं के साथ साथ उन्होंने जलवायु एवं ऋतु विज्ञान की बात करी। उन्होंने कहा कि द्रव्य पदार्थ के साथ साथ गर्म जल, गंधक व गंधक मिश्रित गैसें एवं पेट्रोलियम भी निकलते हैं। ये पदार्थ वे पदार्थ हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं। साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी की अगर वो बात करते हैं तो उन्होंने कहा ये उनका शुरू से ही बड़ा रुचि का विषय रहा था। उन्होंने जलवायु के तत्वों का वर्णन, मौसम की दशाओं एवं उनके बहुरूपी प्रभाव का यथोचित व अनुभाविक वर्णन किया। वह पहला विद्वान था जिसने इन शब्दों का पहली बार व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। जलवायु एवं मौसम के विभिन्न तत्वों में उसने सभी वायुमंडलीय विभिन्नताओं जैसे तापमान, नमी एवं वर्षा प्रक्रियाओं का भी साथ दिया। प्लांट ज्योग्राफी की बात करें तो उन्होंने इसमें बहुत अधिक अपना योगदान दिया। अमेजन एवं लानोस बेसिन से के विषुवत रेखीय प्रदेश एवं विस्तृत एंडीज के निकट जो वनस्पति पाई गई, पौधों के तनों, पत्तियों, फूलों, फल के चित्र आदि उन्होंने बनाए और उसको उन्होंने अलग अलग सुखाकर संग्रहित किया, छाया में सुखाया और उसको उन्होंने संग्रहित किया। इस तरीके से उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। भूगोल विज्ञान में मानव का स्थान हम देख सकते हैं कि एक पर्यावरणविद भी थे। हमबोल्ट ने नई दुनिया में ऐसे प्रदेशों की यात्रा की और उन यात्राओं के आधार पर उन्होंने कहा कि मानव प्राकृतिक क्रियाओं एवं घटनाओं से प्रभावित रहा है। मानव पर प्रकृति का प्रभाव बहुरूपी एवं जटिल है और दूसरी ओर उनके मानव के प्रभाव से पेड़ पौधे, मिट्टी, ऋतु विज्ञान का भी फर्क पड़ता है। इस तरीके से उनकी सोच निश्चयवादक
या हम ये कह सकते हैं कि निश्चयवादी विचारक थे। सामुद्रिक स्थिति एवं उसका प्रभाव, फोन्शियन जाति की बढ़ती हुई शक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष कारण था। इसके पश्चात हेलेनिक राष्ट्र एवं सभ्यता का द्रुतगामी से विकास भी अनुकूल स्थिति एवं जलवायु से हुआ। आयोनियन एवं यूनान वासियों के क्रियाशील जीवन को विकसित करने के लिए प्रकृति ने उन्हें संपन्न क्षेत्र व अनुकूल परिवेश प्रदान किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे विधि तंत्र एवं शोध विधियाँ। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।